हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th साइंस का आपको इस वीडियो में लेक्चर 9 के साथ उपस्थित है। आपका जो चैप्टर हम आपको बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस संदर्भ में हमने बहुत इसके पहले 8 वीडियो अपना बना चुके हैं इस लेसन से संबंधित, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितनी भी थे उसको मैंने आपको कवर करा दिया है। इसमें हम एक वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम में तो वो नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन जो है आपको जानना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ नॉलेज जो है, तो उसको जानना जरूरी होता है। तो यदि आप हमारे इसके पहले के वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पे साइंस क्लास 10th साइंस ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे सब्जेक्टों की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। लेकिन आप हमारे अगर आप 10th में स्टडी करते हैं तो आप हमारे क्लास 10th साइंस पे जो है फिजिक्स ओपन करेंगे तो जिसमें आपको फिजिक्स का आपको मिल जाएगा और आपको इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यदि आप इसके पहले के वीडियो को प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते हैं, कुछ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800010251 पर कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर आप क्या है कॉल या मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल जो है आपको बताएंगे। या फिर आपको और भी सब्जेक्टों की अलग जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको सारी जो है सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है, एक साथ तैयारी कराई जाती है। तो आइए हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो में कि दर्पणों की पहचान हम कैसे करेंगे। दर्पणों की देखिए पहचान करने का मतलब जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, इसकी इंग्लिश क्या होती है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। इस वीडियो में हम आपको दर्पणों की पहचान के बारे में बताएंगे कि हम किसी भी दर्पण की पहचान किस तरह से करते हैं। दर्पणों की पहचान जो है दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार से की जाती है। पहला जो तरीका आपका होता है कि दर्पण को हम क्या करेंगे स्पर्श करके आपको कर सकते हैं, स्पर्श करके कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका आपका होता है वो क्या है कि प्रतिबिंब देख करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि दर्पणों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम दर्पणों की पहचान दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब देख करके कर सकते हैं। अब हम आपको पहला तरीका विद ट्रिकली बताएंगे कि स्पर्श करके कैसे क्या करेंगे। तो स्पर्श करके क्या, हम स्पर्श का मतलब छू करके, तो इसके लिए क्या करते हैं लकड़ी का एक पैमाना लेते हैं। मान लिया हमने लकड़ी का एक पैमाना ले लिया और लकड़ी का पैमाना यदि दर्पण को सभी स्थान पर, जैसे दर्पण लेते हैं, जैसे ये दर्पण है सपोज कर लीजिए, ये लकड़ी का पैमाना अगर ये इसको क्या करता है एकदम समान, एकदम सभी जगहों पर समान रूप से स्पर्श करता है। इस तरीके से समान, जैसे यहाँ बीच में या साइड में सभी जगहों पर एक समान रूप से क्या करता है उसको स्पर्श करता है। अगर सभी दिशाओं पर जो है, जैसे ये मान लीजिए हमने कि यह एक दर्पण है और इस दर्पण को जो है यह पैमाना, पैमाने को क्या, जैसे ये दर्पण है, जैसे ये आपका क्या है दर्पण है, दर्पण को क्या करते हैं पैमाने के ऊपर इस तरह से रखते हैं। और जब भी पैमाने के हम ऊपर रखते हैं तो क्या होता है आपका ये पैमाना दर्पण को जो है, दर्पण ये है दर्पण के सभी जगहों पर स्पर्श करता है। तो दर्पण के अगर ये पैमाना, लकड़ी का एक पैमाना लेते हैं और पैमाना दर्पण को सभी जगहों पर स्पर्श करता है, तो क्या होगा कि हमारा जो दर्पण होगा वो क्या होगा, हमारा समतल दर्पण होगा। आप याद रखेंगे, यदि पैमाना दर्पण को सभी जगहों पर स्पर्श करता है तो हमारा दर्पण कौन सा होगा, सभी जगहों पर। सभी जगहों का मतलब किनारों पर भी और मध्य में, यानी टोटल पोर्शन पे उसको स्पर्श करता है तो छूता है, तो क्या होता है आपका जो दर्पण होगा वो दर्पण आपका समतल दर्पण होगा। और दूसरी चीजें ये होती हैं कि यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण क्या हो गया आपका समतल दर्पण हो गया। और यदि पैमाना दर्पण को क्या करता है किनारों किनारों पर स्पर्श करता है, जैसे यहाँ किनारों पर स्पर्श करता है, लेकिन क्या है कि बीच में कुछ दबा रह जाता है, बीच में कुछ दबा रह जाता है, तो वो हमारा दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण होगा, तो यदि पैमाना दर्पण को किनारों पर स्पर्श करे तथा दर्पण के बीच का कुछ भाग जो है दबा रह जाए तो दर्पण अवतल होगा।
तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। तो हमारा दर्पण कौन सा होगा, अवतल। अवतल दर्पण कौन सा होगा, यदि हमारा पैमाना दर्पण को जो है किनारों पर स्पर्श करे लेकिन बीच में क्या है कुछ दबा रह जाए, अर्थात उसको ना जो है स्पर्श करे, तो हमारा दर्पण अवतल होगा। और जस्ट लाइक अपोजिट हो जाएगा कि यदि पैमाना जो है दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे, जैसे बीच में इसको स्पर्श करे और किनारों पर कुछ दबा रह जाए, मतलब मीन्स किनारों पर ना जो है वो स्पर्श करे, तो हमारा दर्पण कौन सा दर्पण होगा, हमारा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो ये हमारा स्पर्श करने का तरीका होता है कि यदि पैमाना दर्पण को सभी जगहों पर स्पर्श करता है तो दर्पण हमारा समतल दर्पण होगा। और यदि जो है पैमाना दर्पण को किनारों पर स्पर्श करे और बीच में कुछ दबा रह जाए तो दर्पण अवतल होगा। और यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे और किनारों पर क्या हो कुछ दबा रह जाए, अर्थात किनारों पर ना स्पर्श करे, तो दर्पण हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब हम बात ये आती है कि प्रतिबिंब देख करके कैसे बताएंगे, कि प्रतिबिंब देख करके कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो ये चीजें आप कैसे बता सकते हैं, तो देखिए यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने जो क्या करते हैं विभिन्न दूरियों पर रखते हैं, रखने से अगर विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने, तो अगर हम मतलब यदि वस्तु को हम दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखें और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, प्रतिबिंब जो है वह क्या हो, प्रतिबिंब जितना बड़ा उतना बड़ा वस्तु भी, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर बने तो हमारा कौन सा दर्पण होगा, समतल। तो यदि हम क्या है इसकी देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ट्रिकली, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने तो दर्पण समतल होगा। और यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने, तो आप ध्यान देंगे कि यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बने, तथा दूर रखने पर उल्टा, जैसे अगर प्रतिबिंब क्या करते हैं, यदि वस्तु को क्या करते हैं दर्पण के समीप रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बने वह वस्तु से बड़ा बने, और दूर रखने पर उल्टा वह वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। आप ध्यान देंगे। और यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है तो हमारा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे प्रतिबिंब देख करके कैसे बताएंगे कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर आकार का बने, प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर आकार का बनता है तो उस समय क्या होगा, प्रतिबिंब सदैव वस्तु के जो है बराबर बने तो दर्पण समतल होगा। और यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो दर्पण अवतल होगा। और यदि प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु के छोटा ही बने तो दर्पण हमारा कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो फ्रेंड्स ये आप प्रतिबिंब को दर्पणों की पहचान इस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया। अब हम दर्पणों का आपको क्या बताएंगे, उपयोग के बारे में बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम आपको दर्पणों का उपयोग बताते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। दर्पणों का उपयोग, देखिए दर्पणों का उपयोग क्या होता है, यूजेज ऑफ मिरर। देखिए अब हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताएंगे। अवतल दर्पण मीन्स क्या होता है, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया क्योंकि वह दर्पण जिसमें जो है परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का जो आंतरिक भाग होता है परावर्तक तल होता है। तो ऐसे सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग होता क्या। और ये अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आँख, कान, नाक जो इत्यादि सकरी जो जगह होती है इसमें परावर्तन के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग प्रकाश की किरणों को जो है परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि जगहों में परावर्तन के लिए करते हैं, जिससे ये अंग क्या होते हैं, भली भांति दिखाई देते हैं।
और एक उपयोग और होता है कि अवतल दर्पण जो उपयोग होता है बड़ी फोकस दूरी व अवतल दर्पण, जो बड़ी फोकस दूरी व बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए काम किया जाता है। जैसे शेविंग, जैसे सैलून इत्यादि पे क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है अवतल दर्पण लगाते हैं, जिससे चेहरा जो होता है आपका स्पष्ट दिखता है और बड़ा दिखता है थोड़ा सा। तो दाढ़ी बनाने के काम किया जाता है। पहला आपने जाना। दूसरा आपने ये जाना कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग प्रकाश की कि जैसे जहाँ पे नहीं दिखाई देता, आँख में, कान, नाक, गले इत्यादि में जब नहीं दिखाई देता तो वो क्या करते हैं, दर्पण के माध्यम से उस पर प्रकाश डालते हैं और परावर्तन के माध्यम से वहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करते हैं, जिससे वो दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखते तो दर्पण में है, लेकिन वो कहाँ से दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। और अवतल दर्पण का जो तीसरा उपयोग होता है, अवतल दर्पण का जो तीसरा उपयोग होता है वो टेबल लैंपों के शेडो में किया। जैसे टेबल लैंप क्या होता है, जैसे हम पढ़ने के लिए क्या होता है, टेबल लैंप क्या करता है, वो प्रकाश की किरणों को जो काफ़ी कम क्षेत्रों में क्या करता है, अधिक से अधिक प्रकाश देता है। इस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, टेबल लैंपों की शेडो में किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के, सर्च लाइट का मतलब जैसे खोजने के लिए जो है लाइट होती है, परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझने की हैं, हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, गली, बाजार, मोहल्ले इत्यादि में जो लाइटें आप देखते होंगे मार्केट वगैरह में लगी रहती हैं, वहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करती हैं। अपसरित का मतलब होता है फैलाती हैं। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का एक दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज होता है, जैसे जो वाहन होते हैं, वाहन जो होते हैं जैसे गाड़ी हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, इन सब में क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कारण उसका होता है कि उत्तल दर्पण में क्या है, जैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हम जब दर्पण में देखते हैं तो थोड़ा सा सीधा और थोड़ा सा बड़ा और करीब में दिखाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है मोटर कारों में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग आपने जाना कि गली, बाजार और मोहल्ले में लैंपों के ऊपर किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका क्या हुआ, इस वीडियो में आपका इस चैप्टर समाप्त हो गया। हम आपको इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए अब हम आप इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको इस वीडियो में कवर करा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते समय प्लीज़ आप लोग वहाँ पे एक लाइक का निशान होगा जो है सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, तो उसको आप इस तरह से बना होगा तो उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए पूरे सिलेबस की, पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपकी साइंस, आपकी 70 नंबर की साइंस बोर्ड की एग्जाम में पूछी जाती है क्लास 10th में, 70 में आपको 70 नंबर आपके यहाँ पे हम आपको सॉल्व कराएंगे। और मेरे द्वारा 100% गारंटी ली जाती है कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में, आप पेपर मिला करके किसी भी सत्र का देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%। ये मेरी गारंटी है। ऐसा मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे द्वारा कई बार किए जा चुके हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन से लेकर के अतलग उत्तरी, बहुविकल्पी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको हमारे द्वारा बता जो दिए जाएंगे। 100% आपका पेपर किसी भी जिले में कोई भी सेट होगा तो आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरे द्वारा किसी भी वीडियो आप से छूटे ना, तो प्लीज़ आप चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ ले चलते हैं। इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर तो प्राप्त करने के साथ साथ इस चैनल का उद्देश्य है कि आप हमसे जब जुड़ेंगे तो आपका अधिक से अधिक नॉलेज होगा। जैसे आप कहीं पे किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम देते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। जो साइंस रिलेटेड हर एक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है तो हमारे आप मैसेंजर या हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपको बताया, आप तुरंत पूछेंगे। आपको त्वरित गति से हमारी पूरी इंटरनल टीम लगी हुई है। आपके सभी प्रश्नों का जो है 100% जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपका आज हम न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। जैसे मान लिया हमने आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। जैसे हम आपको क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, अब आगे इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपका है कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया गया क्वेश्चन है, और उसमें पूछ रहा है कि जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम आपको अब यहाँ पे एकदम आसान तरीके से सॉल्व कराना बताएंगे। देखिए इसमें करते क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई, अब देखिए अब वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो यह बराबर r/2 होता है। अब r का वैल्यू कितना है, 20। 20 का आधा करेंगे 2, 20/2। r का वैल्यू 20, 20/2, 20/2 करेंगे 2 दाम 20, 10 आ गया। तो f बराबर आपने देखा कि कितना आ गया, 10 सेंटी। f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण अगर कहेगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, तो वही बात आ जाएगी, आपकी वही चीजें आ जाएंगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। और आपका दिया गया है इसमें, कह रहा है कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दूरी पर रखी हुई तो वस्तु दी गई, वस्तु की दूरी u बराबर जो 15 सेंटीमीटर दी गई, और वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी, माइनस होती है। तो ये कहाँ तक आ रहा है आपका, u बराबर जो है -15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये आपका वस्तु की दूरी आ गया। तो अब हम इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, v बराबर ज्ञात करना है। तो आप फ्रेंड्स सूत्र जानते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहे हैं। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, दर्पण में हमने सूत्र निकाल करके डेरिवेशन के साथ बताया, 1/VF बराबर 1/V प्लस 1/U। अब 1/F, F का वैल्यू देखिए कितना है, -1। चाहे तो हम रख दें और चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका -1/10 इज इक्वल टू -1/V। V हमको ज्ञात करना है, और प्लस हमारा है, प्लस है लेकिन यहाँ -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/15 सेंटीमीटर। अब 1/V को यही रहने दीजिए, 1/V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको यही रहने दीजिए, इसको इधर भेजिए। तो -1/10 प्लस 1/15।
तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से दो तरीका होता है। चाहे तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जैसा आप कहिए वैसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से दोनों तरीका होता है। चाहेंगे आप तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, और चाहेंगे तो आप इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का देखिए दो तरीका होता है। दोनों तरीके में क्या करते हैं, चाहे हम तिर्यक गुणा कर दें और या एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे और 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। और 30 को ऊपर भाग करेंगे 30 होगा, 10 का भाग करेंगे तो -3 होगा, 10 यानी 30 प्लस। अब यहाँ 30 करेंगे, 30 का 15 भाग देंगे, 15 दूनी 30। और आप तिर्यक गुणा भी करके आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जिसको नहीं आता इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू -3 + 2 मिलके कितना होगा, -1/30। तो v बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए v बराबर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी आपका आंसर आ गया कि इसका आंसर कितना होगा, जो है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए जब माइनस में आया तो क्या होगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, दर्पण के सामने। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। देखिए माइनस आया तो दर्पण के सामने बनेगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको हम आपको अलग न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।